हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी या मैं आईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज आप लोगों को विशेष धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे आप लोगों के सहयोग से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और आप लोगों का स्नेह प्रेम इसी तरह से बना रहे ताकि हम आपके साथ और भी प्रेम भाव से जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज बात करेंगे हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इससे पहले बिल रोजर्स ने एक परिभाषा दिया था कि मानव द्वारा 3 अद्भुत आविष्कार किए गए हैं। आग, पहिया और केंद्रीय बैंक। शायद अगर ये तीनों ना होता तो देश की वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था हमारी सुसुप्तावस्था में होती। इन तीनों का ही एक वजह है, एक देन है, जो मानव सभ्यता एक बड़ी सभ्यता के रूप में जन्म लिया। तो चलिए इस कहानी की बात से हम दूर हटते हैं और हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई। लेकिन 1 अप्रैल 1935 से भी पहले 1 अप्रैल 1935 से भी पहले 1773 में वारेन हेस्टिंग ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए एक सुझाव दिया था। लेकिन भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना नहीं हो पाई और 1913 में चेम्बरलिन आयोग के सदस्य लॉर्ड किन्स का बहुत सारे विचार इकोनॉमिक्स में आते हैं। लॉर्ड किन्स ने भी एक सुझाव दिया था कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए, फिर भी देश में नहीं हो पाया। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना होती है और हिल्टन यंग कमीशन ने भी 1926 में अपना सुझाव दिया कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। और इनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए 1929 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना होती है। 1929 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना है। देखिए 1773 में वारेन हेस्टिंग, 1913 में चेम्बरलिन आयोग, 1926 में हिल्टन आयोग और 1929 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हो गई कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जो विचार, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसके आधार पर इस देश में केंद्रीय बैंकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दिया जाएगा, यानी देश के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दिया जाएगा। 1926 से पहले हम आपको बता दें कि 1921 से लेकर 1935 तक जो इंपीरियल बैंक था आपका, इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता था। इससे पहले प्रेसिडेंसी बैंक था जो देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करता था। और प्रेसिडेंसी बैंक का जब मर्जर हो गया 1921 में, तो 1921 से लेकर 1935 का कह सकते हैं 34 तक केंद्रीय बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक काम करता रहा। और 1929 में जब केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हो गई तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने 1931 में अपनी रिपोर्ट पेश की कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हो ही जाए। यानी 1929 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की जब स्थापना होती है और यह इनको एक रिपोर्ट पेश करने के लिए, सर्वे करने के लिए एक समय दिया गया कि आप सर्वे करके बताइए क्या भारत में रियल में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। तो यह 1931 में अपना रिपोर्ट पेश किया कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। और इस रिपोर्ट को विचार में रखते हुए 1934 में केंद्रीय बैंकिंग अधिनियम पेश किया गया। केंद्रीय बैंकिंग 1934 में केंद्रीय बैंकिंग अधिनियम यानी सेंट्रल बैंक एक्ट पास हुआ 1934 में। और 1934 में जब केंद्रीय बैंकिंग अधिनियम पास कर दिया गया तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना कहां होती है? कलकत्ता में होती है।
कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई और 1937 में ये जो कलकत्ता है 1937 में जो हेड ऑफिस कलकत्ता में बनाया गया था, क्योंकि कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। 1937 में इसको कलकत्ता से बॉम्बे लाया गया। तो कब सबसे पहले पूछते हैं लोग कि केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 में कहां की गई थी, तो बताएंगे कलकत्ता में। और 1937 में इसकी स्थापना वहां से कलकत्ता से उसकी हेड ऑफिस को हटा करके बॉम्बे में कर दिया गया। और 1937 से ही यह नोट निर्गमन का भी काम, यानी पेपर मनी इशू करने लगा। तो इस तरह से हमने देखा केंद्रीय बैंकिंग का एक इतिहास रहा। 1773 में वारेन हेस्टिंग ने एक विचार दिया। 1913 में चेम्बरलिन आयोग के सदस्य जो लॉर्ड किन्स थे उन्होंने भी अपना विचार दिया। 1926 में हिल्टन आयोग कमीशन ने भी सुझाव दिया। 1929 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना होती है और 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति अपना रिपोर्ट पेश करती है और 1931 में केंद्रीय बैंकिंग अधिनियम पास होता है और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है कलकत्ता में। और 1937 में कलकत्ता से ऑफिस स्थानांतरित करके वहां पे कर दिया गया, बॉम्बे कर दिया गया। वर्तमान में भी रिजर्व बैंक ऑफ का जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में ही है। तो आज इसके लिए इतना, और आगे हम चलते हैं। हमने एक स्थापना का परिचय बनाने का काम किया, यानी हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की। अब हम पूंजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये 5 करोड़ रुपए के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 5 करोड़ रुपए के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसमें 100 रुपए के अंश 5 लाख व्यक्तियों के द्वारा इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यानी उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कैपिटल थी 5 करोड़ थी, और आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कैपिटल की बात करते हैं तो आज भी 5 ही करोड़ रुपए का कैपिटल है इनके पास। अब देखिए, मैंने बात किया पूंजी की, यानी 5 करोड़ पूंजी 100 रुपए के अंश से, यानी 5 लाख व्यक्ति 100 रुपए का अपना शेयर इसमें जमा किए थे और वो 5 करोड़ कैपिटल के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को बैंकिंग कंपनी अधिनियम पास किया गया। बैंकिंग कंपनी अधिनियम पास किया गया 1 जनवरी 1949 को। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चूंकि एक प्राइवेट बैंक था, निजी हाथों में बैंक था, और उसे सरकारी करने का एक व्यवस्था बनाया गया। आवाज उठने लगी कि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना तो हो गई, लेकिन अब इसकी जो सत्ता है, इसका जो अधिकार है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। तो 1 जनवरी 1949 को बैंकिंग अधिनियम पास करके इसका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। जो 100 रुपए का अंश व्यक्तियों का था वो 118 रुपया 62 पैसे 118 रुपया 62 पैसे दे करके वो पूरी पूंजी को मतलब सरकारी कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 5 लाख व्यक्तियों से 100 रुपया लिया गया था, उसमें 100 रुपया में 18 रुपया 62 पैसा, यानी 118 रुपया 62 पैसा उन्हें दे करके यह जो संस्था है पूरी तरह से सरकारी कर दिया गया। तो हमने देखा कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को, क्योंकि इससे पहले ये निजी व्यक्तियों के हाथों में था। और 1949 में जब इसका नेशनलाइजेशन हो गया बैंकिंग कंपनी अधिनियम एक्ट के अंतर्गत, तो 100 रुपए की जगह पे 118 रुपया 62 पैसा दे करके सारे अंश शेयर उनको दे दिया गया और ये पूरी तरह से वो सरकारी संस्था के रूप में स्थापित हो गई। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि
यहाँ पे स्थानीय मंडल की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो स्थानीय मंडल है, आरबीआई की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसको केंद्रीय संचालक मंडल कहते हैं, और केंद्रीय संचालक मंडल में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 20 होती है। और 20 में जो इसमें एक जो होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर होता है जो पूर्णकालिक होता है, मतलब ये पूर्णकालिक इनकी नियुक्ति की जाती है। और 4 जो होते हैं उप गवर्नर होते हैं, उप गवर्नर होते हैं, और ये भी पूर्णकालिक होते हैं। और उसके बाद होते हैं जो 15 होते हैं वो संचालक होते हैं। जो 15 सदस्य होते हैं वो संचालक होते हैं, और इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है, इनकी संख्या 20 हो जाती है। तो हमने देखा कि स्थानीय मंडल में जो केंद्रीय संचालक मंडल होता है, संचालक मंडल की जो संख्या होती है कितनी होती है? 20 होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो क्षेत्रीय कार्यालय है, इसी संचालक मंडल के अंतर्गत, चूँकि जगह इस पे कम है, आपको हम बता दें कि इसकी जो क्षेत्रीय कार्यालय है, आरबीआई की क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो 4 है। जैसे बात करते हैं कि चेन्नई जो दक्षिण भाग में आता है, जैसे पूछते हैं सर दक्षिणी भाग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा है, तो बताएंगे चेन्नई। पूछते हैं कि उत्तरी भाग में, तो यहाँ पे है नई दिल्ली। नई दिल्ली उत्तरी भाग में हो गया, और पश्चिमी भाग में बॉम्बे हो गया, पश्चिमी भाग में। और कोलकाता जो हो गया ये उत्तरी पूर्वी भाग में। यानी हम देख सकते हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं, जिसमें चेन्नई दक्षिण में, और नई दिल्ली उत्तरी भाग में, और बॉम्बे पश्चिम में, और कोलकाता पूर्वी में। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें सभी में से ये 5-5 मेंबर नियुक्त किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत भारत सरकार का भी एक मेंबर नियुक्त किया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों से इसमें 5-5 मेंबर नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वो जो संचालक मंडल की बात 15, और एक गवर्नर एक उप गवर्नर, जो 15 संचालक हैं उनकी जो सभी नियुक्तियां अंशकालिक होती हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। यानी देखें कि क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई और नई दिल्ली। तो चारों क्षेत्रीय कार्यालय की हमने स्थिति को जाना। और नेक्स्ट देखते हैं, कार्यालय की बात कर लेते हैं। कार्यालय की बात कर लेते हैं तो कार्यालय के अंतर्गत देखते हैं दिल्ली, कानपुर, बेंगलुरु, पटना, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, नागपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद। इस तरह से यह विभिन्न जगह पे इसके क्षेत्रीय का मतलब शाखा कार्यालय हम कह सकते हैं। शाखा कार्यालय हर राज्यों में ये अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ ऐसे बड़े बड़े शहरों में अपने शाखा कार्यालय को भी खोल रखा है। तो इस तरह से हमने देखा दिल्ली, कानपुर, बेंगलुरु, पटना, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, त्रिवेंद्रम, नागपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और हैदराबाद, ये इनके क्षेत्रीय कार्यालय के बाद शाखा कार्यालय हो गए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यालय भी हो गया, स्थानीय हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, इसका कैपिटल हो गया, स्थापना हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला केंद्रीय बैंक, जैसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कमर्शियल बात की बात करते हैं तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करते हैं, उसी तरह से विश्व में सबसे पहला जो केंद्रीय बैंक की स्थापना हुआ था 1656 में स्वीडन में रिक्स बैंक, इसका नाम था रिक्स बैंक। कभी कभी आ जाता है विश्व के प्रथम केंद्रीय बैंक के नाम बताइए, तो इसकी स्थापना 1656 में हुआ था, स्वीडन में हुआ था, उसका नाम था रिक्स बैंक। उसके बाद 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुआ था, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुआ था, जिसे बैंकों की जननी के भी नाम से, अगर आता क्वेश्चन बैंकों की जननी
किस केंद्रीय बैंक को कहते हैं, तो हम बोलेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहेंगे, क्योंकि 1664 में इसकी स्थापना हुआ था। और 1814 में नीदरलैंड केंद्रीय बैंक की स्थापना हुआ था। और 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम, 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम, यह अमेरिका का ये केंद्रीय बैंक है जो 1913 में हुआ था। सभी देशों में केंद्रीय बैंकों की संख्या 1 होती है। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां पे 12 केंद्रीय बैंक हैं, अनेक केंद्रीय बैंक हैं हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। आज के लिए इतना ही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य की तरफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके कार्य पढ़ेंगे। उसके बाद क्रेडिट जो कंट्रोल है, साख नियंत्रण है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।